तो हेलो बच्चों, वापस से हम आज यूपी बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको पूरी थ्योरी शॉर्ट रिवीजन करवा दिया था। अब हम जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, यस यस, ओके। पहला क्वेश्चन आप देखिए। तो 2024 में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम 2024 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml में विलयन में घुला हुआ है। विलयन की मोलरता की गणना करनी है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मोलरता का सूत्र, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ओके, विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? ये जो मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या किसके बराबर होती है? बराबर होती है विलेय का भार, विलेय का भार या द्रव्यमान बटे अणुभार। अब देखिए भार कितना है? विलेय मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ग्राम है, 5 अपान अणुभार। देखिए NaOH जो होता है, NaOH का अणुभार 40 होता है, बिकॉज सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो 23 1 24 16 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 40 हो गया। अब बात आती है विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन जो आपको दिया है सवाल में 450 ml दिया हुआ है। तो 450 ml है, इसे लीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में आपको जो है वो लीटर में इसे इसकी वैल्यू को रखनी है। अब देखिए आप, अब देखिए तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ कैंसिल करें, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो इससे कैंसिल हो गए, 10 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 और नीचे क्या बच जाएगा 4 गुणे 45। चलिए अगर हम इसको 5 से कैंसिल कर दे तो 5 दाम में 50, 10 और 5 9 45, 9 हो जाएगा। अभी भी ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 बचेगा, 2 से काटेंगे इसे तो यहाँ 2 बचेगा और 9 दूनी 18, यानी 5 बटे 18 आपका हो जाएगा। अब 5 बटे 18 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.18 दूना 36, 2 36 14 140, ठीक है, लगभग ये हो जाएगा 7 और फिर उसके बाद कितनी बार जाएगा 8। तो ये आपका आ जाएगा इतना मोल प्रति लीटर। तो यस, ये आपका जो है वो पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें जो है वो आपका आंसर आएगा 0.278, 278। डी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। 24 में भी आया है, 23 में भी आया है, 20 में भी आया है और वेरी इंपॉर्टेंट है। 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? तो देखिए बच्चों, मोलों की संख्या, अभी मैंने आपको बताया था कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है भार बटे अणुभार। और जो भार है वो कितना है? 180 ग्राम है। ओके, और अणुभार जो होता है H2O का अणुभार, वो कितना होता है? वो होता है हाइड्रोजन का 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 16 और 2 के 2 18 हो जाएगा। तो अणुभार कितना हो गया? 18। अब 18 दाम में 180, यानी कितने मोल आ जाएंगे? 10 मोल। कितने मोल हो जाएंगे? 10 मोल। सो 10 मोल इज करेक्ट आंसर। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बच्चों इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जो जलीय विलयन होगा वो कौन सा होगा? तो देखिए बच्चों, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने के लिए पहले हमें इन्हें आयनित करना होगा। अब अगर हम ए की बात करें, 0.0515 m ग्लूकोज जो है, ये तो आयनित ही नहीं होता, तो ये तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि ये तो आयनित ही नहीं होता है, अपने आयन ही नहीं देता, ये आणविक यौगिक है। फिर उसके बाद दूसरे के ऊपर हम आते हैं, KNO3 के ऊपर हम आते हैं। इसके बाद जो सी ऑप्शन है यूरिया, ये भी आयनित नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद KNO3 के हम आते हैं। अगर हम KNO3 का जो है वो आयनन करेंगे, अगर हम KNO3 को जो है वो का जलीय विलयन घोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जो KNO3 होगा, ठीक है, KNO3 को जब हम आयनित करेंगे तो ये K प्लस और प्लस NO3 सिंगल माइनस, इसमें ब्रेक होगा, यानी इसमें 1 प्लस 1, यानी टोटल 2 आयन निकल रहे हैं। फिर हम आते हैं इसके ऊपर Na2SO4, यानी सोडियम सल्फेट के ऊपर Na2SO4। इसको जब हम आयनित करेंगे, इसको आयनित करने पर 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यानी 2 ये हो गया और प्लस 1 इसका, यानी टोटल 3 आयन निकलेंगे। तो इसके आयनों की संख्या अधिक होगी, यानी इसका क्वथनांक भी जो है वो क्या होगा? अधिक होगा। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे हम आते हैं
अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है बच्चों 3 ग्राम एसिटिक अम्ल, ध्यान दीजिए 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलय है, यानी घुला हुआ है, 80 ग्राम बेंजीन में जो है घुला हुआ है। विलयन की मोललता की गणना करनी है, तो अच्छी बात है। मोललता, मोललता बहुत ईजी है, सीधे सीधे अभी हमने चर्चा किया ही था मोललता के ऊपर। तो उसमें होता क्या है मोललता का फॉर्मूला, मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का, विलयन का सॉरी विलयन नहीं होगा यहाँ पे, विलायक होगा विलायक का भार की ग्राम यानी केजी में। ओके मोललता इस माध्यम से दिखाया जाता है। अब देखिए विलय के मोलों की संख्या, विलय कितना है 3 ग्राम एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का भार हो गया, अणुभार कितना होगा, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, अणुभार इसका कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन 3 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 दूना 32 और प्लस एक हाइड्रोजन टोटल जोड़ेंगे 12 3 15 27 1 28 32 60, 60 हो जाएगा, तो 3/60 और विलायक का भार किसमें है, किलोग्राम में है, तो विलायक जो है आपका कितना है, ये 80 ग्राम है, तो 80 और 80 को किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, तो फिर से वापस ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30/6 मतलब 6 गुणे 8, 6 से काट दो तो 6 पंचे 30 यानी 5/8 हो जाएगा, और जब 5/8 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 दशमलव पहले तो लगाएंगे, 5 8 मतलब 8 छक्के 48, 2 20, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, यानी 0.625 m या मोल पर केजी, मोल पर केजी हो जाएगा। ओके, तो ये रहा, ये भी एक बढ़िया सवाल रहा, ठीक है, ऐसे सवाल एग्जाम में जो है क्या होते हैं पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, यस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अणुसंख्य गुणधर्म। सबसे पहले तो बच्चों आप ये जान लीजिए कि अणुसंख्य गुणधर्म होते क्या है, ठीक है। अणुसंख्य गुणधर्म जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला अणुसंख्य गुण, अणुसंख्य गुण कौन कौन दर्शाता है, गुणधर्म कौन कौन दर्शाता है। नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में, दाब में अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। चौथा आपका क्या हो जाएगा, परासरण दाब, परासरण दाब। ये 4 चीजें बच्चों जो है वो अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाती हैं, इनके अलावा कोई और नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं परासरण दाब, तो यस ये अणुसंख्य गुणधर्म है। पूछ रहा है कौन सा अणुसंख्य, तो बस यही परासरण दाब ही है, बाकी पृष्ठ तनाव नहीं होगा, श्यानता नहीं होगी, प्रकाशिक सक्रियता नहीं होगी। ओके, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए आप यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। देखिए वाष्प दाब का अवनमन ये तो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, यानी अणुसंख्य गुणधर्म है। हिमांक का अवनमन ये भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, यानी ये भी अणुसंख्य गुणधर्म है। परासरण दाब ये भी अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, यानी ये भी क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। तो ये तीनों अणुसंख्य गुणधर्म है। पृष्ठ तनाव अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ये अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि हमने आपको अणुसंख्य गुणधर्म 4 जो है वो ऊपर बता दिए हैं। आगे आता है तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई क्या होती है। तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई, तो देखिए पहली चीज तो जो नॉर्मलता होती है उसके फॉर्मूले में भी आयतन आता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में भी आयतन आता है और मोलरता में भी आयतन आता है। तो ये तीनों जो है वो क्या हो जाएंगे, तापमान से क्या हो जाएंगे, प्रभावित होंगे। जबकि मोलरता जो है उसमें विलायक का भार आता है किलोग्राम में, ये तापमान से प्रभावित नहीं होगा, तो इसीलिए जो है वो तापमान से स्वतंत्र राशि क्या होगी, मोलरता होगी। ओके अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। यस अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यस कह रहा है निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, किसका परासरण दाब क्या होगा, सबसे कम होगा, इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो परासरण दाब में आप देखिए कि किसका सबसे कम होगा। देखिए पोटेशियम क्लोराइड ये भी आयनिक यौगिक है, तो इसका भी परासरण दाब होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड इसका भी परासरण दाब होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट इसका भी परासरण दाब होगा। लेकिन ये जो है स्वर्ण विलयन, ये जो है इसका परासरण दाब क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि ये सब जो है वो आयनिक यौगिक है, तो इनके जो है वो क्या होंगे, आयनिक विलयन है, तो इनके जो है वो परासरण दाब क्या होंगे, अधिक होंगे। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यस इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि कह रहा है किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं। ठीक है, अभी हम बच्चों बात कर रहे थे विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की प्रकृति, विलायक के कणों की प्रकृति, विलेय तथा विलायक दोनों प्रकार के अणुओं की कणों की प्रकृति। तो सबसे पहले विलेय जो होता है उसके कणों की प्रकृति के ऊपर जो है वो क्या होता है, अणुसंख्य गुणधर्म जो है वो मतलब निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला है अणुसंख्य गुणधर्म है, बहुत बढ़िया। अणुसंख्य गुणधर्म बताइए। परासरण दाब, जी हाँ परासरण दाब है। पृष्ठ तनाव, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। घनत्व, जी नहीं। इनमें से सभी, जी नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा कि परासरण दाब जो है वो क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। राउल्ट का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, एकदम ये छपने वाला है आपके एग्जाम में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप जो है वो, अब देखिए 24 में आया है, कई बार 22 में 18 12 में आया हुआ है। सीधे हम बात करते हैं क्या कहला है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम, इसके ऊपर हम आते हैं। क्या है भाई राउल्ट के वाष्प दाब का नियम। इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम इसको गणितीय रूप में लिखें तो सीधे सीधे पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इज इक्वल टू काई या विलेय का मोल अंश, जहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस वाष्प दाब में अवनमन होता है, जबकि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट वाष्प दाब का क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन होता है। काई जो विलेय होता है वो विलेय का मोल प्रभाज, एन विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन जो है वो विलायक के मोलों की संख्या होती है। तन विलयनों के लिए आपको पता ही है कि सीधे सीधे हम स्मॉल एन को बहुत छोटा यानी जो है वो विलेय के मोलों की संख्या को बहुत कम मान लेते हैं। तो वैसे कंडीशन में सीधे सीधे यहाँ पे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन की जगह केवल कैपिटल एन रह जाता है बस। जो विलेय के मोलों की संख्या होती है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एन। यानी स्मॉल एन जो होता है वो विलेय का मोलों की संख्या होती है, कैपिटल एन जो होता है वो विलायक के मोलों की संख्या होती है। राउल्ट के नियम की सीमाएं काफी महत्वपूर्ण है। राउल्ट के नियम की सीमाएं खूब पूछी जाती हैं एग्जाम में। राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विद्युत अपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होता है, बच्चों शांत विलयनों पर लागू नहीं होता है। दूसरी चीज, राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। तीसरी चीज, चूंकि विद्युत अपघट्य विलयन में वियोजित होते हैं अतः उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। आगे, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। चलिए आगे आते हैं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं जो कि आपका जो है वो क्या है, ग्लूकोज के लिए है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ग्लूकोज जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है, 180 है। ग्लूकोज जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है, 180 है, के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जो है जल में क्या किया गया है, घोला गया है। 2.82 ग्राम को क्या किया गया है, 30 ग्राम जल में घोला गया है। और आपको इस विलयन की क्या निकालनी है, मोललता निकालनी है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आप देखिए 2024 में ये आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में बच्चों जो है हमेशा इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं आता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। आणविक द्रव्यमान करेगा इसका हम निकालते हैं तो कार्बन का 12, 6 है तो 6 मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन का 1, 12 है तो गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 6 है तो गुणे 6। अब 12 छक्के 72 प्लस 12 प्लस 16 छक्के 96, टोटल आपका 180 हो जाएगा। चलिए, वैसे तो ये दिया ही हुआ है, सॉरी ये तो दिया ही हुआ है, इसको हमें निकालने की कोई जरूरत भी नहीं थी, ये तो अपने को गिवन ही है। चलिए हमने ध्यान नहीं दिया, ये आपको दिया ही हुआ है। सीधे हम फॉर्मूला लगाते हैं, मोललता निकालनी है। तो देखिए मोललता, कई सवाल हम लोगों ने लगाए हैं। मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें, केजी में। सिंपल। चलिए, विलेय के मोलों की संख्या क्या है बच्चों, विलेय का भार जो कि 2.82 ग्राम है, ध्यान देते रहिएगा, बटे विलेय का अणु भार जो कि कितना है 180, इनटू नीचे क्या हो जाएगा, विलायक का भार वो भी किलोग्राम है, तो विलायक जल है जो कि 30 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे। चलिए 2 जीरो फिर से यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 10 बचेगा, ऊपर जाएगा 28.2 हो जाएगा, क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई होगा ये दशमलव यहाँ खिसक जाएगा। नीचे आपका कितना हो जाएगा 18 गुणे 3 हो जाएगा। अब आप इसे चाहें तो थोड़ा कैंसिल भी कर सकते हैं, इसे चाहें तो थोड़ा कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 14.1 हो जाएगा। ओके, आगे हम चलते हैं। फिर ये 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, 4.7 हो जाएगा। चलो तो ये आपका आ गया 4.7 अपान कितना 9 आ गया। अब इसको हमें जब सॉल्व इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, फिर 0.9 5 बार जाएगा, 2 20, 9 दूनी 18, 20, फिर हाँ 0.52, ये कितना हो जाएगा, मोल हो जाएगा।
ये मोलता था सॉरी, तो मोल पर किग्रा हो जाएगा। तो यस, फिर से एक बार देख लीजिए हमने क्या क्या किया इसमें, फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो है वो मोलता का फॉर्मूला विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, विलेय के मोलों की संख्या भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है, भार 2.82 बटे अणुभार 180 दिया हुआ है आपको, बटे विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक 30 ग्राम था, 30 ग्राम था जल, उसको किलोग्राम में बदला तो 1000 से भाग दिया। अब ये 2 जीरो हमने कैंसिल कर दिए, 10 ऊपर जाके 28.2 हो जाएगा बटे 18 गुणे 3 बचेगा। अब हमने इसको जो है वो सबसे पहले तो क्या कर दिया कि 3 से काट दिया, और फिर उसके बाद जो है हमने इसको पहले 2 से काट दिया, फिर उसके बाद हमने 3 से काट दिया, तो 4.7/9 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 0.52, ऐसा तो कैलकुलेशन है तो आप कर ही लोगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है जो है आपका, जो कि क्या कह रहा है आपसे, जो कि ये कह रहा है कि भारानुसार, यस भारानुसार जो है आपका ग्लिसरॉल, जिसका फॉर्मूला है C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोलंस की गणना कीजिए। 2023 में आया हुआ ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें ग्लिसरॉल का मोलंस निकालना है, तो सबसे पहले ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, फिर जल के मोलों की संख्या, फिर जिसका भी मोलंस आपको निकालना होता है उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, आप कर देते हैं सिंपल। बात यह है कि इसमें भारानुसार 30% ग्लिसरॉल है, यानी अगर मान लेते हैं हम कि 100 ग्राम टोटल है अमाउंट विलेन का, तो उसमें 30 ग्राम ग्लिसरॉल है और 70 ग्राम क्या है, जल है। तो सीधे सीधे हम ये मान लेंगे कि माना 100 ग्राम जलीय विलयन है, माना 100 ग्राम जलीय विलयन है, विलयन है, अतः इसमें ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जो कि ग्लिसरॉल जो कि कितना है 30% की मात्रा, ये कितनी हो जाएगी, ये 30 ग्राम हो जाएगी। ओके, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का जो अणुभार है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है C3H8O3, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा कितना, इसका जो अणुभार हो जाएगा वो 3 × 12 कार्बन प्लस 8 × 1 और प्लस 16 × 3, ये हो जाएगा आपका 32 प्लस 8 और प्लस 16 48। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका कितना हो जाएगा 36 और 8 जो हो जाएगा 44, 44 48 92 हो जाएगा। अब बात हम करेंगे किसके ऊपर, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, ग्लिसरॉल का भार बटे ग्लिसरॉल का अणुभार, तो वही भार बटे अणुभार, और ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या को हम N2 मान लेते हैं, क्योंकि मोस्टली जो विलेय होता है ग्लिसरॉल इसमें विलेय है, इसको N2 ही माना जाता है। भार इसका हो गया कितना 30 अपान अणुभार कितना हो गया 92, तो 30/92। अब इसको जब हम भाग देंगे तो 30/92 ये नियर अबाउट आ जाएगा आपका 300 और 3 बार जाएगा, हाँ 0.3 और फिर 0.326 मोल आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं जल की, जल की मात्रा, जल की मात्रा कितनी होगी, तो जल की मात्रा जो हो जाएगी, तो टोटल अमाउंट हमने कितना माना था, टोटल अमाउंट जलीय विलयन 100 ग्राम माना था, 30% उसका 30 ग्राम हो गया, तो शेष कितना बच जाएगा, यानी जल का भार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 70 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 ग्राम हो जाएगा। अणुभार तो आप लोग जानते ही हैं, जल का अणुभार, अणुभार H2O का बराबर 18 होता है। तो यहाँ से इनके जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, तो जल के मोलों की संख्या यानी N1 जो है वो हो जाएगा, N1 बराबर क्या होगा N1 जो है वो हो जाएगा भार बटे अणुभार, भार हो गया भैया 70 और अणुभार कितना हो गया 18। अब जब 70 बटे 18 करेंगे तो 18 3 54, ठीक है 3 बार जाएगा और 54 बचेगा 60, ठीक है 18 8 144, तो 8 बार ऐसे जाएगा, तो 3.8888 ऐसे करके जाता है। अब दोनों के मोल हमें पता चल गए, ठीक है, जल के भी मोल हमें पता चल गए, इसके अलावा ग्लिसरॉल के भी मोल हमें पता चल गए। अब निकालना किसका है, ग्लिसरॉल का मोलंस निकालना, तो बच्चों जिसका भी मोलंस निकालना होता है उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो सीधे सीधे अब हम क्या करते हैं, ग्लिसरॉल के मोलंस, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के मोल अंश, मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या यानी N2
बटे N1 प्लस N2। ओके, तो N2 बटे N1 प्लस N2 मतलब N2 आपका था कितना 0.326 अपॉन N1 3.888 प्लस 0.326 ऐड करते हैं 0.326 अपॉन इसको ऐड करते हैं तो 8 6 14 4 8 2 10 1 11 और 8 3 12 का 2 और 3 1 4, तो ये हो जाएगा 4.214। इसको जब डिवाइड करेंगे बच्चों मतलब जो है वो यानी 0.326 को 4.214 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.0 जाएगा और चारों 7 बढ़ जाएगा तो 0.7 और फिर 7 बजे जाएगा 0.773 समथिंग ऐसे आएगा, तो ये हो गया यस। ओके, फिर से वापस अगर आप देख लीजिए पूरा का पूरा तो सीधे सीधे क्या था सवाल में क्या करना था, हमने क्या किया एक एक स्टेप में आप देखिए कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि भारानुसार 30% ग्लिसरॉल को गणना करनी थी। मान लिया कि 100 ग्राम जलीय विलयन है, अतः इसमें ग्लिसरॉल 30% की मात्रा 30 ग्राम हो जाएगी। ग्लिसरॉल जो कि C3H8O3 का अणुभार जो है वो 3 × 12 मतलब अणुभार हमने निकाल लिया 92 आ गया। ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या भार बटे अणुभार होता है 30/92 यानी 0.326 हो जाएगा। जल की मात्रा जो है 70 ग्राम है, अणुभार 18, तो जल के मोलों की संख्या N1 बराबर 70/18 या N1 बराबर 3.888 मोल हो जाएगा। अब ग्लिसरॉल के मोलस N2 बटे N1 प्लस N2 यानी 0.326/3.888 प्लस 0.326 या 0.326 अपॉन 4.214 या डिवाइड करेंगे तो 0.773 आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बच्चों जो है वो कितना है 2024 का ही है, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। क्या कह रहा है आपसे कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का परासरण दाब 3.2 ATM है, वायुमंडल है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। वो विलयन स्थिरांक पूछ रहा है और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो है वो 342 दिया है, ये सुक्रोज है, चीनी है आपकी। चलिए अच्छी बात है। क्या क्या दिया है पहले जो गिवन है हमसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है इसकी सांद्रता 45 ग्राम, टेम्परेचर दिया है T, तो T बराबर आपका कितना हो जाएगा, T बराबर आपका हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि क्वेश्चन को हम केल्विन में करते हैं तो 20 प्लस 273 इज इक्वल टू 293 केल्विन। ओके, 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का मतलब जो है वो ये सांद्रता कंसंट्रेशन हो जाएगा इसका C 45 ग्राम प्रति लीटर। ओके, 45 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है, 45 ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा 45 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। ओके, चलिए ये हो गया। ओके, फिर इसके बाद और क्या हमें दिया है, हाँ पाई दिया हुआ है, यस पाई जो परासरण दाब है वो 3.2 ATM दिया हुआ है, 3.2 ATM दिया है। ओके, एटमॉस्फेयर वायुमंडल। चलिए आप जानते हैं कि जो परासरण दाब का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू क्या होता है CRT होता है, ठीक है, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है CRT होता है। लेकिन आप यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए कि ग्राम प्रति लीटर है जो है वो कंसंट्रेशन और यहाँ पे अपना मोल प्रति लीटर होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे जो है बच्चों इसका मतलब भार बटे अणुभार करना पड़ेगा, जो कि अपना क्या हो जाएगा, चूंकि 1 लीटर तो ये है तो पहले तो हम C का जो है वो रिप्लेसमेंट करेंगे, C को हम ग्राम प्रति लीटर में यूज नहीं कर पाएंगे, C को हम पहले मोल प्रति लीटर में करेंगे। ये 45 ग्राम है, ठीक है, और 1 लीटर है, तो भार और अणुभार इसका कितना है 342 और आयतन कितना हो गया 1 लीटर, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 45/342, ये क्या हो गया मोल प्रति लीटर हो गया। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो मोल प्रति लीटर वाली है वो यूज करेंगे। तो फिर से हम आते हैं, हाँ निकालना हमें किसका मान था, हमें निकालना है विलयन स्थिरांक के मान की गणना करनी है, यानी हमें R की वैल्यू निकालनी है। ओके, R इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से रिप्लेसमेंट कीजिए तो पाई बटे CT ये हो जाएगा R इज इक्वल टू, ओके, पाई बटे CT हो जाएगा। पाई का मान भाई क्या है 3.2, C का मान क्या है, ये वाली वैल्यू रखेंगे आप 45/342, तो 45/342 और T की जो वैल्यू है वो आप क्या रखेंगे, यहाँ से आप देखिए 293 केल्विन, 293। अब देखिए 342 ऊपर चला जाएगा तो 3.2 अपॉन इंटू 342 अपॉन 45 इंटू 293। बस अब इनको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा, सॉल्व आउट किया जाएगा तो लगभग ये 0.083 आ जाएगा लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स, ऐसे आ जाएगा। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका था कि 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर विलयन का परासरण दाब 3.2 ATM है। विलयन स्थिरांक के मान की गणना करनी थी और पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना है 342 है।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो चीजें गिवन होती है हमें, जो चीजें हमें क्या होती हैं, गिवन होती हैं, दी हुई होती हैं, हम उनको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 प्लस 273 केल्विन में, मतलब 293 केल्विन हो गया। दूसरी चीज हमें इसका सांद्रता कंसंट्रेशन दी हुई है, 45 ग्राम प्रति लीटर दिया हुआ है, इसको हमने क्या कर लिया, मोल प्रति लीटर में बदल लिया। 45 इसका भार था, अणुभार 342 था रखा, और आयतन लीटर में 1 लीटर है, तो 45/342 मोल प्रति लीटर हो गया। दूसरी चीज, हाँ, परासरण दाब भी दिया हुआ है 3.2 एटमॉस्फेयर वायुमंडल। फॉर्मूला लगाया परासरण दाब का पाई इज इक्वल टू CRT या R इज इक्वल टू पाई अपान CT रखा। वैल्यू पाई जो है वो 3.2 है, सी की वैल्यू 45/342 और जो है टी यानी जो टेम्परेचर है वो 293 केल्विन। ये जो 342 है ये ऊपर चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को सॉल्व किया 0.083 लीटर ATM केल्विन मोल इनवर्स, ये आ गया आपका। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बच्चा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, और साथ में 2024 में भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जल में एथिल अल्कोहल का 1 बिलियन भारानुसार कितना है, 46% है। एथिल अल्कोहल का बिलियन 46% है, मीन्स 46 ग्राम, अगर हम 100 ग्राम टोटल मान लें तो 46 जो ग्राम है, 46 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल हो जाएगा, और शेष जो है आपका 54 ग्राम क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। जल हो जाएगा। बिलियन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, बहुत ईजी है, ठीक है। या फिर आपसे, हाँ देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है कि 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया, एथेनॉल और जल के मोलंस की गणना करनी है। अभी आपको मोलंस वाला बताया है सवाल, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एथेनॉल का हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एथेनॉल के मोलों की संख्या, एथेनॉल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो एथेनॉल के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, एथेनॉल का भार बटे एथेनॉल का अणुभार। भार कितना है भाई, 46 है, तो 46 ग्राम मान लिया है हमने इसको। और अणुभार क्या होगा, एथेनॉल का फॉर्मूला जो होता है C2H5OH होता है, ओके। C2 यानी 2 × 12 प्लस H5, 5 × 1 प्लस 16 प्लस 1, 12 दूना 24, 24 5 29 31 46 हो जाएगा। रखिए, तो 46/46 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी एथेनॉल के मोलों की संख्या, एथेनॉल जो हो जाएगा N2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जल के मोलों की संख्या निकालिए, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, जल का भार, जल कितना है भाई, 54 ग्राम है, बटे अणुभार क्या होता है 18, H2O 2 × 1 प्लस 16 2 18। समझ रहे हैं बच्चा जी, 18 × 54, ठीक है। तो N1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब भैया जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसको ऊपर कर लीजिए। सबसे पहले किसका पूछा है, कहा है एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का मोलंस निकालिए। एथिल अल्कोहल, पेना का कलर बदल लेते हैं, कौन सा रंग लें, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो। एथिल, ओ ओ ओ, ये तो कम ही दिखेगा, चलो कुछ और करते हैं, लाल एथेनॉल, एथेनॉल का मोलंस या मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा भाई, एथेनॉल के मोलों की संख्या क्या थी, N2 थी, तो N2/N1 प्लस क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। देखो जी, N2 क्या हो गया, 1/3 + 1 यानी 1/4 यानी 0.25। ये हो गया एथेनॉल का मोलंस। अब बच्चों एक चीज आप याद रखिए कि अगर एथेनॉल का मोलंस मतलब जो टोटल मोलों की संख्या होती है वो 1 होती है, तो अगर एथेनॉल 0.25 है तो जल का मोलंस कितना हो जाएगा, जो जल का मोलंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 - 0.25 यानी 0.75, ओके। तो इस प्रकार से हमने जो है वो जल और एथेनॉल के मोलंस को जो है वो क्या कर दिया, निकाल दिया, ओके। समझ ही गए होंगे क्योंकि ऐसे कई सवाल हम लोगों ने जो है वो लगाए हुए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जो कि क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। मेरे भाई कहाँ भागे, चलो ओके। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 है। विलयन की नॉर्मलता की गणना करनी है। 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मलता के सूत्र के ऊपर आते हैं कि नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है भाई। जो नॉर्मलता होती है, नॉर्मलता बराबर क्या होती है, नॉर्मलता एन से, कैपिटल एन से दिखाते हैं, और नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम, शुरुआत में आपको बताया गया ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन वो भी लीटर में,
जी हाँ, जब हमने फास्ट ट्रैक रिवीजन आपको करवाया था तो उसमें हमने इसका फॉर्मूला आपको बताया था। तो ये भैया हो गया क्या, इसका सूत्र। अब बात आ जाती है, ओके वैल्यू रखते हैं। अपने पास क्या है, अपने पास है सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो Na2CO3 के ग्राम तुल्यांक पहले हम निकालेंगे। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक क्या हो जाएगा, बराबर Na2CO3 का भार, Na2CO3 का भार, ओके किसमें, ग्राम में, बटे Na2CO3 का क्या, अणुभार या तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, क्योंकि ग्राम तुल्यांक निकालना है ना, तो तुल्यांकी भार होगा। चलिए अणुभार तो तुल्यांकी भार, अणुभार, तो जो Na2CO3 है, Na2CO3 का जो अणुभार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, या फिर जो तुल्यांकी भार होता है वो अणुभार बटे क्या हो जाता है, अगर अम्ल है तो अम्ल की क्षारता, क्षार है तो क्षार की अम्लता हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका Na2CO3 के जो तुल्यांकी भार हो जाएगा, हाँ पहले तो भार कितना दिया हुआ है भाई, 1.325, 1.325। तुल्यांकी भार क्या होगा, अणुभार पहले हम इसका निकाल लेते हैं, Na2CO3 का अणुभार, Na2CO3 का अणुभार यहाँ निकाल लेते हैं, Na2CO3 का अणुभार, सोडियम का 23, 2 है तो गुणे 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुणे 3। ये ओवरऑल बच्चों आ जाएगा 23 दूना 46, 46 प्लस 12 और 16 तिया 48। अब 48 और 12 हो जाएगा 60 और 106, कितना हो जाएगा 106। तो ये हो गया 106। ओके, हम इसको थोड़ा जो है ओके ओके ओके, इनको थोड़ा बीच में ले लो जी। ओके अब ठीक है, चलिए तो यस, Na2CO3 का तुल्यांकी भार मैंने बताया कि अणुभार यानी 106। अब इसको जब Na2CO3 ब्रेक होगा तो 2Na प्लस निकलेगा तो अब बटे 2 हो जाएगा, 2, हाँ अब 2 अगर 2 से आप इसे काट देते हैं 1.325 और ये हो जाएगा 53। इतना हो गया Na2CO3 के क्या, ग्राम तुल्यांक हो गए। अब सीधे सीधे Na2CO3 की नॉर्मलता, Na2CO3 की नॉर्मलता क्या हो जाएगी बच्चों, n, अभी देखिए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो कि आ चुकी है 1.325 अपॉन 53, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसको भी जो है हमें नीचे ही लेना पड़ेगा, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब देखिए आयतन किसमें दिया है, सॉरी चलो हाँ, आयतन दिया हुआ है कितना, 250 ml दिया हुआ है, आयतन कितना दिया है 250 ml दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम रखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 250 अपॉन 1000, क्योंकि हमें इसे लीटर में करना था। ओके, ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, जब 4 ऊपर जाएगा तो 1.325 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। चलो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 0 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 0 1, 4 3 जा 12, 1 13 का 3, 1 4 1 जा 4 प्लस 1 5, ओके अपॉन 53, तो क्या हो जाएगा 0.1। सो यहाँ पे जो है बच्चे क्या हो जाएगा 0.1 n। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये आपका जो है वो क्वेश्चन हो गया। 2024 का हुआ सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले आप देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन में आपको दिया क्या था, 1.325 ग्राम सोडियम, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 है। विलयन की नॉर्मलता की आपको क्या करनी थी, गणना करनी थी। नॉर्मलता n इज इक्वल टू विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। Na2CO3 का अणुभार हमने निकाल लिया 106 जो है वो आ गया। फिर इसके बाद Na2CO3 के ग्राम तुल्यांक, तो Na2CO3 का भार बटे तुल्यांकी भार, भार 1.325 है, तुल्यांकी भार 106 बटे 2 हो जाएगा, 2 से काट दिया 53 हो गया। अब सीधे सीधे नॉर्मलता, तो नॉर्मलता में हमने यहाँ देखिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो कि 1.325 बटे 53 है, और बटे बिलियन का आयतन जो कि 250 ml था 1000 से भाग दिया, 250 चौके 1000 हो जाएगा, जो 4 यहाँ पे आता है वो 4 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 0.1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन भी जो है वो किसके ऊपर आधारित है, ये जो है वो हाँ वाष्पदाब के अपेक्षिक अनुमान, राउल्ट के वाष्पदाब के अपेक्षिक अनुमान के ऊपर जो है वो क्या है, आधारित है। तो इसके ऊपर हम चलते हैं, बात करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, 2024 में ये भी आया हुआ है।
तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले तो कि 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ml जल में घोला जाए तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब कैलकुलेट कीजिए। गुड गुड, कुछ नहीं करना सीधे से हम राउल्ट का नियम लगाएंगे। राउल्ट के नियम से देखिए राउल्ट के नियम में बच्चों क्या कह रहा है, राउल्ट के नियम में क्या होता है, ध्यान दो, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये हम कर देंगे यहाँ पे। अब देखते हैं अपने को दिया क्या क्या है। ये तो फार्मूला अपना हो ही गया, बेस फार्मूला, इसी को तो हमें इस्तेमाल ही करना है। गिवन क्या क्या है यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन है क्या, हाँ सवाल में आपको गिवन क्या क्या है ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया है 17.55 ml जल का जो है वो क्या है, वाष्प दाब है, यानी सीधे सीधे जो P नॉट हो जाएगा शुद्ध जल का वाष्प दाब है ये 17.535 मिलीमीटर पार के ये हो गया। फिर क्या दिया है, यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को, यानी सीधे सीधे आपको दिया है W2 बराबर कितना है 25 ग्राम, 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोले, यानी W1 बराबर कितना है 450 ग्राम। ठीक है, तो ग्लूकोज है तो M2 बराबर, ग्लूकोज का जो अणुभार होता है मतलब C6H12O6 वो कितना होता है 180 होता है, तो M2 180 हो गया। जल में घोल रहे हैं तो M1 जल का कितना H2O का कितना 18 हो गया। और बस यही करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं N2 मतलब क्या होगा, विलेय का मतलब ग्लूकोज, तो N2 बराबर हो जाएगा W2 बटे M2। W2 कितना हो गया 25 बटे M2 कितना हो गया, M2 आपका हो गया 180, तो 25 बटे 180 ये आपका क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा। अब इसको जब हम भाग देंगे, जब हम इसे भाग देंगे तो ये अपना हो जाएगा कितना, अपना ये हो जाएगा 0.1389 हो जाएगा। ये हो गया भैया N2। ओके, अब इसके बाद ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, N1 भी निकाल लेंगे। N1 कितना हो जाएगा, N1 देखिए, N1 बराबर हो जाएगा क्या W1 बटे M1 हो जाएगा। अब W1 देखिए कितना हो जाएगा, W1 दिया है 450, M1 कितना दिया है 18, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 दूना 36, यानी ये आपका जाएगा 2 और 18 पंचे 90 25, तो N1 बराबर कितना हो गया भैया 25 हो गया। ओके, बस अब सीधे सीधे हम क्या करते हैं, फॉर्मूले पे रखते हैं। फॉर्मूले पे जब हम रखेंगे तो फॉर्मूले पे हम रखते हैं, फॉर्मूले में क्या है कि यही P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2, या यहाँ पे P नॉट की वैल्यू ही हम क्यों ना रख लें, P नॉट की हम वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यू इसकी दी हुई है 17.535, तो 17.535 माइनस पी एस अपॉन 17.535 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 बटे N1 प्लस N2। N2 कितना हो गया, N2 है 0.1389 अपॉन N1 प्लस N2, N1 हो जाएगा 25 प्लस 0.1389 हो जाएगा। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको, तो 0.1389 और अपॉन 25.1389, ओके, ये 17.535 माइनस पी एस अपॉन 17.535। अब बच्चों अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम तो 25 0, देखिए ये हो जाएगा आपका 0.0005552 17.535 माइनस पी एस अपॉन 17.535 इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये जो है वो जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 17.535 माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.00552 मल्टीप्लाइड 17.535। अब जब 17.535 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये जाके कितना बन जाएगा, ये जाके बन जाएगा 0.097, 17.535 माइनस पी एस इक्वल टू, या पी एस को इधर लेके आएंगे तो पी एस इक्वल टू ये जाके इधर माइनस हो जाएगा 17.535 माइनस 0.097, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आ जाएगा 17.438, और ये क्या हो जाएगा mmHg। तो इस तरीके से आप जो है
राउल्ट के नियम को अप्लाई करके ये क्वेश्चन क्या कर सकते थे, भी नहीं करना है। सबसे पहले जो भी चीज़ें आपको गिवन है आप करिए। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है, यानी आपको जो है W2 दिया है 45 ग्राम हो गया। इसके बराबर इसके बाद जो है M2 आपका एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 निकाल लीजिए आप। तो 2 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 2 है यहाँ पे, तो 2 कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 6 30, 16 दूना 32, 65। फिर इसके बाद कह रहा है मिलाया गया चलो 600 ग्राम जल मिलाया गया, यानी W1 जो है आपका वो कितना हो जाएगा, 600 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, जो M1 होगा वो कितना होगा, जल के लिए कितना होता है 18। ओके, फर्स्ट ऑफ आपको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ आपको निकालना है इसमें क्या, फर्स्ट ऑफ आपको निकालना है हिमांक ऑर्नमन, हिमांक ऑर्नमन आपको निकालना है, यानी KF निकालना है। एक चीज इसमें कमी है बच्चों, जो सॉरी KF की कमी है, हिमांक ऑर्नमन डेल्टा TF निकालना है। तो देखिए आप डेल्टा TF जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 KF W2 बटे डेल्टा TF इंटू W1, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे आपको KF गिवन नहीं है, ये KF क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था, और ये जो हो जाएगा 1.86 होगा। ओके 1.86 होगा, और यस 1.86। ओके, अब इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्मूले में। अब सीधे सीधे हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से हमको क्या निकलेगा, हिमांक ऑर्नमन निकलेगा। कितना आ जाएगा, अब देखिए 1000 KF कितना है 1.86, W2 कितना है 45 अपान डेल्टा TF कितना है, गड़बड़ी हो गई। डेल्टा TF बराबर 1000 KF W2 बटे M2 इंटू W1, सॉरी चलो करेक्ट करते हैं इसको, M2 इंटू W1। ओके, M2 इंटू W1। ओके 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 यस, तो 1000 गुणे 1.86 45 हो गया, M2 आपका हो गया 62 और W1 कितना हो गया 600 ग्राम। चलो सॉल्व करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, और कितना हो गया ये आपका हो गया 18 पॉइंट, यहाँ 10 बचा था, 10 को जब आप इससे 1.86 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18.6 गुणे 45 और बटे 62 गुणे 6। चलो अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इसे 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 15 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 9, 9.3 हो जाएगा। अब आपका बचेगा 9.3 इंटू 15 अपॉन 62। ओके, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 3 45 का 5 4 बचा, 15 9 135 4 139, एक अंक के दशमलव, तो 139.5 अपान 62, 139.62 करेंगे तो 60 दूना 62 दूना 124 2 2.25 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, डेल्टा TF आपका हो गया 2.25 केल्विन। ठीक है, अब हाँ एक चीज तो पता चल गई आपको कि हिमांक का अनुमान पता चल गया। अब हिमांक की गणना करनी है, ठीक है, तो आप सीधे सीधे हिमांक की जो गणना करेंगे वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस में से आप क्या कर देंगे, घटा देंगे आप इसको। आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, कि फॉर्मूला जो होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है, सॉरी डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है TF नॉट माइनस TF, माइनस क्या होता है TF होता है। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए जलीय विलयन का हिमांक यानी TF चाहिए, तो TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TF इज इक्वल टू हो जाएगा TF नॉट माइनस डेल्टा TF, और जो TF नॉट होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन होता है, 273.15 क्या होता है केल्विन होता है, 273.15 केल्विन होता है, माइनस जो डेल्टा TF है ये 2.25 केल्विन होता है। चलो 5 5 0 हो गया 1, और ये 9 हो गया 11 2 9, ये हो गया 2 2 में से 2 गया 0। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 270, क्या आ जाएगा बच्चा 270.9 केल्विन आ जाएगा। ये क्या होगा, ये आपका TF हो जाएगा, और TF बोले तो ये है आपका हिमांक, ये क्या है हिमांक है, हिमांक, यानी ये था सेकंड पॉइंट और ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। तो इस तरीके से एक बार फिर से जरा क्वेश्चन को देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, 2024 का 3 नंबर का आया हुआ सवाल है। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, विलयन के हिमांक ऑर्नमन एवं हिमांक की गणना करनी थी। KF इसमें मिसिंग था, KF बच्चों क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएगा उसमें दिया रहेगा। W2 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल का जो अणुभार है 62 हो जाएगा, 600 ग्राम जल में घोला गया, और M1 जो हो जाएगा यानी जल का अणुभार वो 18 हो जाएगा। फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि आप फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा TF बराबर 1000 KF W2 बटे M2 इंटू W1, 1000 KF 1.86, W2 45, M2 62 और W1 कितना हो जाएगा 600।
कैंसिल वैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 139.5/62 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। अब इसके बाद जो हिमांक में ऑनमन होता है वो डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF होता है। TF नॉट शुद्ध जो है विलेन का जो हिमांक होता है और यहाँ से पक्षांतर करेंगे, TF को इधर लेके आएंगे, ये इधर जाएगा तो TF नॉट माइनस डेल्टा TF 273.15 माइनस जो है वो 2.25 जो कि ऊपर आया हुआ है, घटाने पर 270.9 केल्विन आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है आपका ये कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया, हाँ 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया और भार 60 का 5% W/V जलीय विलयन का परासर दाब ज्ञात कीजिए। R बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन है। तो सबसे पहले बच्चों आप देखिए कि आपको दिया क्या है, आपको सबसे पहले इसमें दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है टेम्परेचर T, तो T बराबर है 27 डिग्री सेल्सियस, आप इसे केल्विन बदलेंगे 27 + 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। ओके दूसरी चीज अणुभार इसका दिया हुआ है, यूरिया का अणुभार, तो यूरिया आपका क्या होगा, ये W2 हो जाएगा, सॉरी M2 हो जाएगा अणुभार इसका, M2 इज इक्वल टू कितना हो गया 60। ओके 5% ये है, यानी जो W2 होगा वो क्या हो जाएगा 5 ग्राम। अब इसका जलीय विलयन बनेगा, यानी जो जल का अणुभार होगा वो होगा 18, जल का भार कितना हो जाएगा 95 ग्राम। ओके ये हो गया और परासरण दाब आपको निकालना है, सो पाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आर आपको दिया है 0.0821। बस अब हम सीधे सीधे किस पे आ जाते हैं, फॉर्मूले पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यूरिया के मोलों की संख्या चाहे तो हम निकाल लें, यूरिया के मोलों की संख्या, और यूरिया के मोलों की संख्या अगर हम निकाल लें, यूरिया के मोलों की संख्या, चलो यूरिया के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, यूरिया के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जो कि क्या होगी n होगी, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू भार बटे अणुभार, भार यूरिया का भार कितना है 5 ग्राम है, ठीक है, या N2 यूरिया के मोलों की संख्या हो जाएगी और इसका मतलब W2 बटे M2 ऐसे हो जाएगा। W2 जो है वो 5 ग्राम है, M2 जो है वो 60 है, कितना जाएगा 1/12 आ जाएगा। ओके अब इसके बाद बिलियन का आयतन देखते हैं। बिलियन जो है आपको क्या दिया है, चूंकि आपने मतलब जो है 100 ग्राम माना हुआ है, तो बिलियन को भी आयतन आप 100 ml मान लेंगे, तो बिलियन का आयतन जो है बिलियन का आयतन यहाँ पे आप जो है कितना मानेंगे V, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 ml, क्योंकि क्वेश्चन में लीटर में लगेगा तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर। ओके यहाँ पे V हो गया। अब सीधे सीधे फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, बिलियन का परासरण दाब, ठीक है यही तो निकालना है, हाँ बिलियन का परासरण दाब, यस बिलियन का परासरण दाब पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू हो जाएगा CRT, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CRT हो जाएगा, या फिर 1/2 गुणक के रूप में अगर हम यहाँ करें तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा IN/V/RT, ऐसे कर सकते हैं आप IN/V/RT। चलो यहाँ पे जो है आपका I भी क्या होगा 1 होगा, n जो है वो क्या हो गया 1/12 हो गया, V का मान कितना हो गया 0.1 हो गया, R का मान कितना है ऊपर दिया है, R का मान है आपका 0.0821, 0.0821 ओके, और जो T है वो कितना है 300, T जो है वो 300 केल्विन है। ओके सॉल्व करते हैं, 2 जीरो इसको दे दो 8.21 हो जाएगा और 8 3 24 और 21 3 63, 24.63 हो जाएगा बटे 1.2, या दशमलव इसका खत्म कर दो तो 246.3 बटे 12, 12 दूना 24, 24 6 0 63, 12 पंचे 60 हो जाएगा और 60 30 12 दूना 24, तो ये आपका आ जाएगा 20.52 क्या हो जाएगा ATM हो जाएगा। ओके तो इस तरीके से ये भी हो गया, सिंपल सा ही था, कुछ भी नहीं था। फिर से एक बार अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया जिसका अणुभार 60 है कि 5% W/V जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है, R बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति मोल है। फिर से टेम्परेचर को हमने केल्विन में बदल लिया, जो भी चीजें दी थी हमने लिख लिया, यूरिया के मोलों की संख्या हमने निकाल लिया, आयतन हमने 100 ml मान लिया तो 0.1 लीटर हो जाएगा, परासरण दाब पाई इज इक्वल टू IN/V/RT, I भी 1 होगा, n का मान 1/12 था, V का मान 0.1, R का मान 0.0821 इंटू 300, टोटल सॉल्व किया 24.63 अपॉन 1.2 आया, या 246 एक अंक दशमलव उधर ले जाएंगे 246.3 अपॉन 12 हो जाएगा, या 20.52 ATM हो जाएगा। चलिए एक आखिरी सवाल के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। आखिरी सवाल ये भी जो है वो क्या है आपका 2024 में आया ही हुआ है, ठीक है, तो आखिरी सवाल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये जो है वो बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये नए टाइप्स हैं,
इसमें कह रहा है कि एक ठोस 1.26 ग्राम को 200 cm³ जलीय विलयन में घोला गया है। 300 केल्विन पर इस विलयन का प्रसरण दाब जो है 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया है। ठोस के मोलर द्रव्यमान को परिकलित करना है, यानी आपको M2 निकालना है यहाँ पे। चलो सबसे पहले जो भी चीजें दी हुई हैं, एक ठोस के 1.25 ग्राम को, अच्छा ठोस का मोलर द्रव्यमान निकालना है, हाँ M2 निकालना है। ओके, सबसे पहले आपको दिया है W2 इज इक्वल टू दिया है 1.26 ग्राम दिया हुआ है। 200 cm³ जलीय विलयन में, ये इसका आयतन दिया हुआ है, V बराबर कितना हो गया 200 cm³ हो गया। इसको आपको लीटर में बनाना होगा तो 1000 से आप भाग देंगे इसे, तो ये 0.2 जो है वो क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा 1000 से भाग देने पर। 0.2 लीटर हो गया इसका आयतन। साथ में क्या दिया है 300 केल्विन, टेम्परेचर जो है वो कितना है 300 केल्विन है। विलयन का परासरण दाब पाई बराबर कितना है 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है, यानी M2 इज इक्वल टू व्हाट। ओके, सीधे सीधे आप देखिए आप जानते हैं कि पाई V इज इक्वल टू क्या हो जाता है W2/M2 × RT होता है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, यहाँ से आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W2RT/पाई V। अब बच्चों सारी चीज़ों की वैल्यू आपको ऊपर पता है, W2 आपका हो गया 1.26, R हो गया 0.0821, T हो गया 300 अपान पाई जो हो गया वो क्या हो गया 2.57 × 10⁻³ ये पाई हो गया। और क्या बचा, ओके हाँ V वैल्यूम हो गया 0.2। अब जब इन सब चीज़ों को आप रख के सॉल्व करेंगे तो M2 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा हाँ 61.038 × 10⁻³ ग्राम प्रति मोल। तो इस तरीके से लगभग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने जो है चर्चा किया। आप अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।